मैं अपने अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जो है व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोगों के लिए मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ। तो अपन अपना काम शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को इससे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सुनने से पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने चैनल्स के थ्रू बताया कि सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है आरपीएससी अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने वाली है। काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी उसमें आप लोगों को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, और दस्तावेज सत्यापन करने के पश्चात आप लोगों को जो है अंतिम रिजल्ट दिया जाएगा, जिसमें से जो आधे सक्सेस होंगे और आधे सक्सेस नहीं होंगे। ये सत्य है। मैं केमिस्ट्री का कैंडिडेट होने के नाते आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के जो कैंडिडेट हैं बाहर, इस ग्रुप से बाहर बैठे हुए हैं, वो आप लोग इस ग्रुप के नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है ग्रुप का, तो उस लिंक को भी आप लोग ज्वाइन करके इस ग्रुप में आ जाएं, ताकि आप लोग फाइनल कट ऑफ का डेटर्मिनेशन कर सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों शुरू से। कहां से आप लोगों को प्रक्रिया स्टार्ट करनी है? कई लोग कहते हैं सर कहां से हम स्टार्ट करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जाऊँगा कि आप आरपीएससी के साइट पर जाएंगे, और आरपीएससी की साइट में कैंडिडेट कॉर्नर पे जाएंगे, और कैंडिडेट कॉर्नर पर जाकर आप डाउनलोड वाले लिंक पर क्लिक करोगे। तो डाउनलोड वाले लिंक पे नीचे जाओगे तो एक कॉलम आएगा नीचे, स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म, और स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म आप लोग वहां से जो है डाउनलोड कर लोगे। और डाउनलोड करने के बाद में उस स्क्रूटनी कम डिटेल फॉर्म को ले लोगे। उस स्क्रूटनी और डिटेल फॉर्म में एक फॉर्म है और उसके साथ में कुछ निर्देशों के भी पेज हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमें हर एक निर्देश अच्छे से पढ़ना है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि हमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चाहिए तो हमें क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या शपथ पत्र चाहिए। तो एक तो दोस्तों, हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो हमने जब आरपीएससी ने विज्ञप्ति निकाली थी 2018 के अंदर, अप्रैल 2018 में, तो हमने ऑनलाइन एसएसओ आईडी के थ्रू जाकर अपना एक फॉर्म भरा था। उस फॉर्म को आपकी कॉपी निकाल लेनी है, 2 कॉपी निकाल लेना आप इसकी। तो ये आपके सामने दिख रहा है, मैंने जो ऑनलाइन फॉर्म है भरा था ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाके, ये आप लोग जो है ये फॉर्म पूरा वहाँ से कलेक्ट कर ले। तो ये पहला दस्तावेज हो गया कि हम जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था हमने, उस ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी हमें एसएसओ आईडी से हमें निकालनी है। यहाँ तक होने के बाद में अब मैं सबसे पहले आप लोगों को एक एक लिस्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या आपको अभी अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको वहाँ रिक्वायरमेंट होगी। आप लोगों को अपनी जो सेकेंडरी की जो मार्कशीट है और सेकेंडरी की जो डिग्री है, उन दोनों को आपको उनकी फ़ोटोकॉपी भी करा लेनी है और ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके चलने हैं। इसके बाद में आप सेकेंडरी की जो डिग्री है, मतलब उसका सर्टिफिकेट है, डिग्री हम 10th और सीनियर में हम उसको डिग्री नहीं सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों होनी चाहिए, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की। उसके बाद में अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकेंड, बीएससी पार्ट थर्ड, वापस रिपीट करता हूँ एक बार, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट सेकेंड एंड बीएससी पार्ट थर्ड की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल, एज वेल एज उनकी जीरोक्स, ये आपके पास में होनी चाहिए। और जो आपके बीएससी का जो अपने या फिर जो ग्रेजुएट लोग हैं, उनकी डिग्री भी उनके पास में होनी चाहिए। यदि मान लो किसी ने ज़्यादा दिन नहीं हुए ग्रेजुएशन किए हुए, तो वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना लें। इसके बाद में आप लोग जो है, क्योंकि अपनी भर्ती व्याख्याता की है, तो आप लोगों को पीजी की डिग्री चाहिए, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम की जो डिग्री है वो आप लोगों को प्रीवियस और फाइनल की ओरिजिनल लेके चलनी है, साथ में इसकी जीरोक्स भी ले चलनी है। जीरोक्स आप 2-2 कॉपी करवा लीजिए। इसके बाद में आप लोग जो आएंगे एमए के बाद में आप लोग जो है बीएड जो है
बीएड की हमारे पास मार्कशीट भी होनी चाहिए और उसकी डिग्री होनी चाहिए। किसी के पास में डिग्री नहीं है तो वो प्रोविजनल बनवा लें अपना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जो हैं डिग्रियों के मामले में ये चीज़ें अनिवार्य रूप से आपके पास में ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी होनी चाहिए। और ओरिजिनल तो इसलिए होनी चाहिए कि फोटोकॉपी नहीं होगी तो हम कहीं से भी करा लेंगे, बट ओरिजिनल हमारे पास में होना जरूरी। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन की तीनों मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर और प्रीवियस और फाइनल दोनों की मार्कशीट और साथ में उसकी डिग्री होनी चाहिए। और बीएड, जिनका 1 साल का बीएड है उनके 1 साल की डिग्री लगेगी, और जिनके 2 साल की बीएड है उन्हें 2 साल की बीएड की मार्कशीट लेके चलनी पड़ेगी, ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी, और साथ में बीएड की डिग्री। तो ये सब चीज़ें अब तक जो है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थे। अब इसके बाद में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा जो प्रमाण पत्र हमको चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले जनरल बताता हूँ कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य रूप से आप लोगों को लेके चलना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल होगा तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा, यदि डिजिटल नहीं है तो पुराने वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, आरपीएससी पुराने वाले को भी मान लेती है। और मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद में आप लोगों को जो है अंतिम शिक्षण संस्था का जो चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम जैसे किसी ने एमए करी है या किसी ने बीएड करी है, तो एमए या बीएड जहाँ से उन्होंने अंतिम शिक्षा करी है वहाँ का उसको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। वो संस्था वाला आपको अभी भी दे देगा। कई स्टूडेंट्स ने जो हैं कहें कि हमने जो प्रीवियस किसी एग्ज़ाम के अंदर ओरिजिनल ही वहाँ लगा दिया, तो वो वापस चले जाएं, उनको 100 रुपये 200 रुपये लेंगे संस्था वाले, और आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र आपको बना के दे देंगे। इसके बाद में जो है 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको राजपत्रित अधिकारी के द्वारा बनवाने पड़ेंगे। मतलब कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, व्याख्याता हो सकता है, वो हेडमास्टर हो सकता है, मतलब जो 4800 ग्रेड पे या इससे ऊपर जो कैंडिडेट है वो राजपत्रित अधिकारी में आते हैं गेजेटेड ऑफिसर में, तो उनसे आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बना लें। तो ये अनिवार्य रूप से सभी के लिए है, ये आपको सभी को बनाने हैं। इसमें किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी में नहीं बनेगा, इस कैटेगरी में बनेगा, सभी कैटेगरीज में आपको ये चीज़ें जो है। अब मैं आता हूँ शपथ पत्र पे। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम अब कैंडिडेट जो है 2 भागों में बढ़ जाएंगे अपने पास में। एक तो वो कैंडिडेट जो मैरिड है और एक वो कैंडिडेट जो अनमैरिड है। जो मैरिड कैंडिडेट है मतलब विवाहित कैंडिडेट है, उनके लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से आवश्यक है, मतलब लाना ही लाना है विवाह प्रमाण पत्र। यदि नहीं बनवाया है तो वो बनवा ले विवाह प्रमाण पत्र। और विवाह प्रमाण पत्र जो विवाहित बंदे हैं उन्हें 2 प्रमाण पत्र और बनाने पड़ेंगे। एक दहेज का प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, मतलब आपने इस प्रकार का जाओगे आप किसी भी स्टेशनरी या अपने अधीनस्थ न्यायालय वगैरह पे, बाहर की तरफ एक कैंडिडेट बैठा रहता है, वो उसे कहना कि मुझे दहेज का और संतान का शपथ पत्र होगा, वो लैंग्वेज वगैरह सब लिख देगा। 50-50 रुपए के उसके अंदर स्टाम्प लगेंगे, 50-50 के स्टाम्प के 2 पोस्टल ऑर्डर आप बन जाएगा, तो करीब आपसे 120 से 130 रुपए के करीब आपसे चार्ज लेगा। तो आपके ये 2 आपके वो बन जाएंगे। विवाह प्रमाण पत्र आपका हो गया। अब जो कैंडिडेट अविवाहित हैं तो उन्हें अविवाहित होने का शपथ पत्र दाखिल करवाना पड़ेगा। वही 50 रुपए के स्टाम्प पे आप लोग जो है अविवाहित होने का प्रमाण पत्र वहां पे बनवा सकते हैं। तीसरी बात है कि आरपीएससी ने पिछले 2 साल से एक स्कीम चालू की थी, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, कि भाई जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, जो 2.5 लाख से कम कमाते हैं, जिनके पापा 2.5 लाख से कम कमाते हैं, या फिर जिनके पापा नहीं है तो वो 2.5 लाख से कम उनकी इनकम है, वो अपनी आय 2.5 लाख से कम दर्शाएं और जो आरपीएससी की फीस है उसके अंदर छूट पाएं। ऐसा आरपीएससी ने चालू किया था। तो कई लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, कई ने लाभ उठाया है, मैंने खुद ने भी उठाया। तो उनको एक 30 रुपए का योगदान देना पड़ेगा कि एक 4 पन्ने का आय प्रमाण पत्र आता है। 4 पन्ने का आय प्रमाण पत्र आता है जिसमें 4 जगह 2 गैजेटेड ऑफिसर के, अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। मतलब वो आय प्रमाण पत्र आपको बनाना है। आय प्रमाण पत्र उन्हीं को ही बनाना है जिन्होंने अपनी आय 2.5 लाख से कम लिखवाकर और आरपीएससी की जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो फीस है उसमें छूट ली है, उन्हें ही केवल आय प्रमाण पत्र बनाना है, सभी को नहीं बनाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर आप लोगों ने सभी ने आय प्रमाण पत्र बना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आय प्रमाण पत्र सिर्फ उनको बनाना है जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम फीस जमा करनी है, जनरल का कैंडिडेट, क्योंकि औरों के लिए तो वैसे ही है, और कैटेगरी के लिए तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस में रिबिट छूट के लिए आरपीएससी ने या गवर्नमेंट ने 2.5 लाख से कम वालों को फीस में रिबिट देने के लिए
तो अब उसका हमको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आई प्रमाण पत्र। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 4 पेज का प्रमाण पत्र आएगा। आई प्रमाण पत्र किसी भी स्टेशनरी से या फिर जो ये नोटरी का काम करता है वो नोटरी भी होगा, तो वो नोटरी करके दे देगा आप लोगों को, फिर आप उसमें गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन करा लीजिए, आप लोगों का ये काम हो जाएगा। तो ये जो बात हुई वो कुछ एक जनरल बात हो गई, शपथ पत्र आपके हो ही गए। अब तीसरी बात हम बात करते हैं कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी अभी कर्मचारी हैं, मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें जो है एनओसी जो है, जैसे टीचर्स हैं तो टीचर्स को जॉइंट डायरेक्टर के पास जाके संयुक्त निदेशक या फिर डीओ लेवल तक एक एनओसी बनाना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसका प्रोफार्मा मैंने ग्रुप में डाल दिया है। अब वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आए, और एक कॉलम भी है, अब इस फॉर्म में भी मैं बता देता हूँ आपको। उस कॉलम को आपको फिलअप करना है उसके अंदर, क्योंकि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना आपकी काउंसलिंग वहाँ पे नहीं होगी। तो ये जो है जो भी है, किसी भी कैटेगरी का हो कैंडिडेट, और जो फिलहाल ऑलरेडी राजकीय कर्मचारी है, उसे एनओसी लाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे दोस्त करना चाहूँगा कि कैटेगरी सब्जेक्ट। देखो इस बार आरपीएससी में जनरल के अलावा हमारे पास में एक नई कैटेगरी हो रही है, जिसे कहते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो की सूची है, उसके अंतर्गत जो है इस बार ही अप्लाई किया है कैंडिडेट ने, इससे पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था। अब कई बच्चों के लिए ये समस्या आई है कि सर हमने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है 2019-20 वाले फाइनेंशियल ईयर में बनवा लिया था, क्या वही चल जाएगा, या फिर हम 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में वापस बनवाएं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बारे में अभी किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन आरपीएससी ने जारी नहीं की है। तो मैं आपसे कहता हूं कि दोनों ही फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 20-21 दोनों के ईडब्ल्यूएस आप साथ लेके चले, उनकी जीरोक्स साथ में लेके चले। अपन से जो मांगेंगे हम उनको सबमिट करा देंगे। सपोज करो बाय द वे कोई कैंडिडेट ऐसा है कि सब मेरे पास तो 19-20 का ही है, 20-21 का नहीं है, तो उसको वहाँ पे शपथ पत्र लगाना पड़ेगा, फिर वापस 20-21 का बनवाना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया है कि अभी हमारे पास समय है तो हम उनको बनवा लें जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आप लोग दोनों ही साल का अपने साथ लेके चले, पुराना वाला भी जिसमें अपन ने एग्जाम दी थी जिस फाइनेंशियल में, या फिर पहली बार ईडब्ल्यूएस जब व्याख्याता भर्ती में आया था तब अपन ने बनवाया था वो वाला भी, और अभी जो 2020-21 के बनने लग गए, ई मित्र वाले बनाने लग गए, तो वो भी आप लोग जो है बनवा लें। तो ये इसके बाद में आप लोग ईडब्ल्यूएस का काम हो गया। इसके बाद में ओबीसी सर्टिफिकेट का एक प्रॉब्लम आता है कि सर ओबीसी का देखो जनरल गाइडलाइन है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है हर साल नया रिन्यूएट करवाना पड़ता है। तो ओबीसी के लिए जो है वो आप हर साल का जो मैं उसमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है मुझे ओबीसी का, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो भी आपका हर साल में रिन्यूएट होता है, तो उसको आप जो है कन्वर्ट करवा लें। तो ये आपके जो है डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपन को मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। आर्थिक रूप से कमजोर कोई व्यक्ति है तो उसको आर्थिक कमजोर, ओबीसी का है तो ओबीसी, एसटी है तो एससी, जो भी उसकी कास्ट है उसका सर्टिफिकेट उसको लगाना पड़ेगा। फिर उसको अंतिम शिक्षण संस्थान के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। आय प्रमाण पत्र, जिन्होंने 2.5 लाख रुपए से कम क्या फायदा लिया है आय प्रमाण पत्र, और 2 राजपत्रित अधिकारी के द्वारा भी हमें 2 आय प्रमाण पत्र बनाना है। ग्रीन कलर के आते हैं वो आप लोग बना लें। और विवाहित अविवाहित का केस मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। लड़कियां जो विवाहित है उन्हें दहेज संबंधित जो शपथ पत्र है वो नहीं बनाना है, केवल उन्हें संतान संबंधी जो है वही प्रमाण पत्र उनको बनाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात हुई। तो ये लोग आप जो है डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट कर लें। अब मैं आप लोगों को एक बार ये फॉर्म जो है आप स्क्रूटनी और ये लिखोगे तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लोगे। तो मैं एक एक कॉलम आप लोगों को समझाता हुआ जा रहा हूँ। देखो हमारे पास में जो फॉर्म आएगा उस फॉर्म को पहला पेज आप लोग देख लेना और इस वीडियो के साथ चलते रहना। मैं इस वीडियो में एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। हमारे पास में लिखा हुआ है कि ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कार्यालय प्रविष्टि, आवेदन की तिथि, प्राप्ति क्रमांक। ये हमारा काम नहीं है, ये सब जो है आरपीएससी कार्यालय से भरे जाएंगे। अब सबसे पहले आप लोग पोस्ट ऑफिस जाओगे और वहाँ से 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो है खरीद लोगे। यहाँ नहीं खरीदते हो तो आरपीएससी में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये आपके लेफ्ट साइड जो है फॉर्म के लेफ्ट साइड में जो है
आपको चिपकाना नहीं है, बस बिल्कुल हैंड टू हैंड उसको बस ऐसे जैसे वहाँ पे आरपीएससी में जाना है वही करेंगे, कुछ भी स्टेप नहीं करना है, उसको बिल्कुल हाथ में बिल्कुल सेफली उसको ऐसे जैसे लेके जाना है, उसको इसके साथ स्टेप भी नहीं करना है फॉर्म के साथ में। फिर अगला जो है राइट साइड में आप लोगों का जो अभी बिल्कुल रिसेंटली खींचा हुआ जो फोटोग्राफ है कलर्ड, वो आपको पेस्ट करना है। फर्स्ट कॉलम जो लिखा हुआ है वो रोल नंबर वाला है, तो उसमें अपना रोल नंबर लिख देंगे। जो भी कैंडिडेट प्रोविजनल में सेलेक्ट हुए उसको अपने रोल नंबर पता होंगे, जैसे मैंने अपना रोल नंबर लिख दिया है 900102। इसके बाद में दूसरा कॉलम है आवेदन पत्र क्रमांक। आवेदन पत्र क्रमांक के अंदर अपना जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था अपन ने, मैंने शुरू में जो पहला डॉक्यूमेंट बताया था उसमें आप लोग जाओगे तो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है 2018 से स्टार्ट है 0338675-1, तो ये आप एप्लीकेशन नंबर इसके लिए लिख दोगे। मेरिट क्रमांक में हमें लिखना है पोस्टल ऑर्डर नंबर। जब पोस्टल ऑर्डर लाओगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर के अंदर इसके पोस्टल ऑर्डर नंबर लिखे होते हैं, तो वो पोस्टल ऑर्डर नंबर इसमें आप लिख दोगे। विज्ञापन संख्या, विज्ञापन संख्या मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख देना। विज्ञापन संख्या है अपनी 10/परीक्षा/ प्राध्यापक स्कूल माध्यमिक शिक्षा /2018-19। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 10/परीक्षा/ प्राध्यापक स्कूल माध्यमिक शिक्षा /2018-19। ये अपनी विज्ञापन संख्या है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए। अब पूछा उसने पद कोड, हमारी जो एडवर्टाइज डिटेल आई थी उसके अंदर जो है 20 सब्जेक्ट के क्रम लिखे हुए हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, केमिस्ट्री जो है 12वें नंबर पे है, तो उसमें पद कोड और पद क्रम क्या आ जाएगा, हमारा 12 नंबर आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपने एडवर्टाइजमेंट देखोगे, होल डिटेल लिखोगे तो उसके अंदर आपको वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। पद का नाम लिख दोगे आप प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, या पद का नाम प्राध्यापक लिख दोगे, या स्कूल व्याख्याता भी लिख सकते हो। मैंने स्कूल व्याख्याता लिखा है। और विभाग का नाम लिखोगे माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर, ठीक है। अब जो है कैटेगरी में, तो कैटेगरी में जो है सामान्य वाले सामान्य में, ओबीसी वाले ओबीसी में, एससी एसटी और जो भी हैं वो आप इसमें लिख दें। लास्ट में 12 जिले के किशनगढ़ साबन, तो वो उसमें लिख दें। जो सामान्य वाले और ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो सामान्य के नीचे ईडब्ल्यूएस लिख दें और उस पर टिक कर दें। बाकी सभी जिस कैटेगरी में है उसमें तो टिक करना है राइट का, और जिसमें नहीं है उसमें सबके क्रॉस लगा देना है आप लोगों को। मूल निवास कहाँ के हो, राजस्थान लिख देना। जिला कौन सा है, जैसे मैं जयपुर का हूँ तो मैंने जयपुर लिख दिया। तहसील आपकी कौन सी है, बस्सी, तो मैंने बस्सी लिख दिया। ग्राम मेरा कौन सा है, पाटन, तो वो मैंने पाटन लिख दिया। अब स्थिति कि अविवाहित, विवाहित, विधवा, यह आप जो भी कैटेगरी में आते हो, जैसे मैं विवाहित में आता हूँ, विवाहित को टिक कर दिया, बाकी सबको क्रॉस कर दिया। पूरा नाम लिखना है कृष्ण कुमार शर्मा, और इंग्लिश में अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में भी लिखना है अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आपकी आयु क्या थी, मतलब जैसे विज्ञप्ति उसमें लिखा हुआ है कि 1/2022 को विज्ञप्ति जब देखोगे आप तो विज्ञप्ति में लिखा हुआ है 1/2002 को आपकी आयु इतनी नहीं होनी चाहिए, तो वो विज्ञप्ति की जो तिथि लिखी हुई है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट में, उसमें आपकी आयु लिखनी है। जैसे मेरी आयु हो गई 32 माह 9 महीने और 32 माह 11 महीने और 3 दिन, तो वो आप लोग लिख दोगे। नागरिकता क्या है आपकी, भारतीय, हिंदू। वैवाहिक स्थिति, मैं विवाहित हूँ तो मैंने विवाहित को टिक कर दिया, बाकी सबको क्रॉस कर दिया। अपनी यदि आप लड़की हैं तो अपने पति का नाम लिख दें, और लड़के हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिख दें। यदि अविवाहित है तो इसको छोड़ दें, क्रॉस लगा दें, क्योंकि आप अविवाहित हैं तो अविवाहित लिख दें, बाकी का कॉलम पूरा खाली छोड़। अगला है संतान से, आपकी जितनी भी संतान हैं वो लिख देना। कुल संतान 1/6/2002 से पहले आपकी कितनी थी, और 1/6/2002 के बाद में कितनी है वो लिख देना। अपना पता लिख देना, स्थानीय पता और पत्र व्यवहार का पता। यह जो अगला कॉलम आ रहा है, वो अगला कॉलम जो है आपका वो है शैक्षणिक योग्यता का। तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता लिखनी है 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की और फाइनल ईयर की, और बीएड की। मतलब मैं वापस रिपीट करता हूँ, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, इनमें आपने टोटल अंक कितने प्राप्त किए और कितने में से प्राप्त किए। पहले प्राप्तांक ऑब्लिक पूर्णांक। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, मेरे सेकेंडरी में 450 मार्क्स थे, कितने में से, 600 में से, तो मैंने 450/600 कर दिया है।
तो ये है। उसके बाद में प्राप्तांक इतना प्रतिशत लिख देना, कौन सा आपका फर्स्ट ग्रेड आया, फर्स्ट डिवीजन थे, सेकंड डिवीजन थे, कौन से ईयर में पास करी, आपके कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। जैसे मैंने हिंदी में मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, संस्कृत थी 10th में, फिर इसमें हायर सेकेंडरी में पीसीबी थी, सीनियर सेकेंडरी में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी थी, केमिस्ट्री, इस प्रकार से। कोर्स की अवधि जैसे 10th क्लास 1 साल का होता है, 12th 1 साल का होता है, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, बीएड 1 साल का, ये मैंने आपको बढ़ दिया है। नीचे आपको इसमें अपने जो विज्ञप्ति है उसमें अनुभव वगैरह मांगा नहीं है, और यदि मान लो आपके पास में है तो आप उसको भर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन को कोई नहीं करता। नेक्स्ट है कि आपने कहीं पे यदि किसी विभाग में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो, या प्रोबेशन में हो या हो, तो उसका एनओसी आप लगा ही रहे हो साथ में, तो उसमें इसमें पद का नाम, जैसे मान लो कोई व्यक्ति तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के अंदर है तो वो अपना जो है नाम लिख दें, और नियुक्ति अधिकारी जिसने उसने नियुक्ति पे नाम दिया है, डीओ का नाम हो जाएगा, पद कब ग्रहण किया, वहाँ से कब छोड़ा, तो वो सारी डिटेल आप लोग पढ़ते ना, ये चीज़ है। और शपथ पत्र की घोषणा है नीचे यहाँ पे कहता है कि मैं शपथ घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ लगी है, तो इस पर नीचे आवेदक के हस्ताक्षर, दिनांक और स्थान लिख दें। डेट मैंने आपको ये बताई दिया। अब है अभ्यर्थी का संक्षिप्त चेकलिस्ट है। इसमें आप लोगों को जो है आपके अनुरूप है, सही लग रहा है, उसमें टिक सही का निशान करना है, और जो नहीं है उनमें नहीं है, लागू नहीं है लिखना है। जैसे पहला है अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता को सर्वथा अनुरूप है या उससे किंतु समकक्ष है, तो आप लोग इसमें सर्वथा अनुरूप को ही टिक करना है, ठीक है। दूसरा है अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था उसके बाद में प्राप्त नहीं था, तो जिन्होंने की मतलब बीएड की डिग्री पहले से ही है तो उनको तो ये लिखना है कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले प्राप्त थी, और जिन्होंने आवेदन की बाद की तिथि में मान लो बीएड की डिग्री करी है तो उनको आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में प्राप्त किया, ये पे टिक करना है। समझ गए होंगे इस चीज़ को आप। इसमें काफ़ी आप लोगों को परेशानी आएगी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट जो बीएड की डिग्री आवेदन मतलब जब अपने फॉर्म भरा था उससे पहले ही उन्होंने कर ली थी, तो उन्हें तो पहले वाले पे टिक करना है, और जिन्होंने मान लो आवेदन करने के बाद में बीएड करी है तो उन्हें उन पर टिक करना है। उसके बाद में यदि आवेदन अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो क्या आवेदन तक तिथि तक उस परीक्षा का अंतिम वर्ष का पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, तो आप लिखना है हाँ सम्मिलित हो चुका था, और इसमें सभी को यही करना है। क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक आयोग की परीक्षा के उत्तीर्ण करें, साक्षात्कार अपने है नहीं, इसमें तो क्लिक करना ही नहीं है। केवल साक्षात्कार के अंक से ही चयन की स्थिति से क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता साक्षात करेगा, तो साक्षात्कार वाली में करना ही नहीं है। तो अपन को पहले के शुरू के 3 कॉलम में टिक सही का करना है हमें, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा और 5वें में चौथे में भी आपको सही टिक करना है। अभ्यर्थी के आवेदन में प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी उसी श्रेणी में है, जैसे मालूम मैं जनरल में हूँ, ईडब्ल्यूएस में हूँ, जो भी है। आरक्षित श्रेणी में है तो आवेदन से यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व आरक्षित श्रेणी में आ चुका था, इसके बाद सम्मिलित हुआ। बिल्कुल सही है कि जैसे मान लो सपोज करो मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने से पहले मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं था, भरने के बाद में ईडब्ल्यूएस बना, तो वो चीज़ भी आपको मेंशन करनी है। मेरा जैसे मैं अपना फॉर्म भरा गया था, जब ईडब्ल्यूएस वापस कैटेगरी बनी थी तो फॉर्म अपना भरा था, शायद मुझे लगता है कि सितंबर में या अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में भरा था, तो उससे पहले मैंने इतना ईडब्ल्यूएस बना लिया था। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, आवेदन की तिथि से पूर्व ही मैंने अपना श्रेणी में आ गया था। मैं मूल निवासी हूँ मैं, और यदि मूल निवासी नहीं है तो उसमें नहीं का टिक करना है। जैसे कई लोग हिसार के, हरियाणा के हैं तो उन्हें नहीं का टिक करना है। यदि परीक्षा में अनुभव अपने है ही नहीं, अनुभव संबंधी योग्यता अपने इसमें है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं है। तो वो अभ्यर्थी में विज्ञापन में जाए मैंने बता दिया आपको कि आपने जिस दिन फॉर्म में लिखा हुआ है कि यहाँ तक आपकी एज कैलकुलेट करके आपको लिखनी है। विज्ञप्ति में निर्धारित आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आप लोग कर दोगे। अब अधिकतम आयु सीमा में वर्गों के द्वारा देय छूट का प्रावधान। देखो बेटा, इसमें बच्चों, इसमें जिसने भी कोई छूट का प्रावधान लिया है, जैसे अभी तो जनरल कास्ट के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु कर दी है वसुंधरा राजे ने,
लेकिन इसके बाद में भी यदि किसी ने छूट ली है तो इनमें एक कॉलम है, इनको आप अच्छे पढ़ लें। मुझे लगता नहीं अपने किसी ने सेलेक्टेड कंटेंट में इनमें किसी ने छूट लिया होगा। इन सब में क्रॉस करना है आप लोगों को, सबको सभी में कॉलम में क्रॉस करना है और लास्ट में आवेदक के साइन यहाँ पे आपको हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ विथ ईयर स्कूल कॉलेज 15 ईयर। तो मैं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन MSc और BEd 5 कॉलम है इसमें। पांचों में अपन को 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड BEd इनकी डिटेल भरनी है, कब आपने उसमें एडमिशन लिया और कब उसको छोड़ी और कौन सी ईयर में पास किया। उसके बाद में आप लोगों को 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन से आपको इसमें रेफरेंस देना है जो आपको जानते हो, जिनको RPSC फ़ोन भी करे तो वो आपकी गारंटी ले, हाँ ये बंदा ठीक है, इसका चरित्र बढ़िया है, इसमें कोई खौर दोष नहीं है। एक तरीके से RPSC 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन के साइन मांगती है। नेक्स्ट है, आपने यदि मान लो कहीं दूसरे का काम कर रहे हैं तो उसका विवरण आपको भरना है, ठीक है। नीचे जो है लिखा हुआ है कि आप लोगों को जो ये फॉर्म है नीचे कोई भी गेजेटेड ऑफिसर से जो है साइन करवाने हैं कि सर्टिफिकेट बाय डिज़ाइन ए गेजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर ऑथराइज प्रिस्क्राइब बाय द अपॉइंटेड अथॉरिटी। गेजेटेड ऑफिसर, व्याख्याता या हेडमास्टर जो है उनसे आप लोगों को इस फॉर्म में साइन कराना है और सर्टिफाई दैट आई हैव नो द मिस्टर कृष्ण कुमार शर्मा, ये आप लोगों को कंप्लीट करना था। ये आप लोगों के मेन हो गया। एक इसमें पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी है, तो मुझे लगता नहीं है उसको भरना नहीं है, लेकिन कल मैंने एक धनालाल जी तालोड़ का फॉर्म देखा था, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरा हुआ था। मैंने सेकंड ग्रेड में वो फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं भरा था, उसको मैंने हटा दिया था। तो आप लोग एक बार देख लें। यदि आप लोगों को यदि इस वीडियो में आपको वास्तव में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो तो इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। कृष्ण कुमार शर्मा, दौसा।